चलो 1 2 सेकंड का आंसर क्या है, मतलब चेन्नई दिल्ली? ओके, चेन्नई भी लिखा, दिल्ली भी लिखा। हाँ A dipole lies on with the positive x-axis q, the electric midway between the charge, the electric flux through the yz plane. ये तो q by epsilon नॉट आएगा सीधे, q by epsilon चेन्नई होगा। independent of d, चेन्नई ओनली, चेन्नई। समझ गया ना, q by epsilon? एप्सिलॉन दोनों का जुड़ेगा ना, आधा आधा, आधा इसका आधा उसका, बट इसका जो आ रहा है वही तो उसके पास जा रही है। तो इसीलिए तो डबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं डबल हो जाएगा जो एक का आंसर निकलेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ समझिए। तो इसका आंसर q by epsilon नॉट है। q by epsilon नॉट है, मतलब आंसर चेन्नई। ठीक है, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो ना, रिंग मान के, रिंग है ना, सॉलिड एंगल से कर लो, रिंग मान के कर लो, कैसे भी कर लो, ये कॉमन सेंस से किया हमने तो। चलो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेवन, सर फोर्थ एक बार बताइए। फोर्थ का force on q naught and q are equal and opposite. A charge q naught is placed at center of cavity of a conductor and another charge q placed outside the conductor. Force on q naught पे जीरो है, q पे नॉन जीरो है, इस पे फोर्स जीरो है, शील्डिंग है, लेकिन इस पे नॉन जीरो है। समझ गए? ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे वेरीफाई करके देखो, शेल है और सेंटर पे क्यू रखा है, बाहर एक क्यू है, तो इस पे तो फोर्स पक्का आएगा ही ना, रिपल्सिव। शील्डिंग अंदर होती है, बाहर नहीं। ठीक है, ये जो अंदर चार्ज रखा है वो बाहर वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा ना? बिल्कुल लगाएगा, वो लगाएगा और शेल लगाएगी, लेकिन रिजल्टेंट कटेगा नहीं, अंदर कट जाएगा रिजल्टेंट, बाहर नहीं कटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सिक्स सेवेंथ में कोई दिक्कत नहीं? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक की शीट है ना? हाँ। मैं सोचा था पेपर है, मैं सोचा था जब से लगातार एक ही टॉपिक क्या है क्वेश्चन। चलो सिक्स में दिक्कत है? एनिट्रेट कराना है तो सेंटर तक भेजना पड़ेगा। सर 6 में एक्चुअली मिनिमम स्पीड u सरफेस पे गिवन है। कहां पे दे दी? हां u कहां पे दी? Bullet of mass m q towards r distant strike the surface with speed u, सरफेस पे है स्पीड u। देखो इस चक्कर में आंसर बॉम्बे है सर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी k q by r into q, सेंटर पे पोटेंशियल k q by r का 3/2 into q। क्लियर? तो हाफ mv स्क्वायर इसी से कंपेयर कर दो, तो आंसर बॉम्बे सही तो है। ठीक है ठीक है। वो सिर्फ अंदर भेज दिया है, निकलना भी है तो सेंटर तक भेज दो, निकल तो अपने आप जाएगा। तो सरफेस नहीं देखा था, वो इनफिनिट सरफेस पे गिवन था। हाँ, इनफाइनाइट नहीं देखा होगा तो चेन्नई आ गया होगा। दिल्ली आ गया। चेन्नई नहीं, कितना? दिल्ली आएगा। दिल्ली आएगा। फिलहाल आंसर बॉम्बे। हाँ ठीक है, चलो सेवेंथ, चलो एट्थ, नाइन्थ। चलो एट्थ बताओ, एट्थ में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। नाइन्थ, थ्योरी याद आ गई इससे पूरी? नाइन्थ का क्यू वाला पार्ट बता दीजिए। कौन सा? क्यू एक मिनट पढ़ लूं। Q naught is placed inside the cavity, another point charge Q is placed outside cavity। ठीक 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 ठीक, चलो चलो, तो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, एक मिनट जूम कर लो। तो टोटल चार्ज इस पे माइनस क्यू नॉट आएगा, इस पे क्यू नॉट आएगा, ऑन द कैविटी ऑफ वॉल इक्वल एंड अपोजिट टू क्यू नॉट। ये तो सही है स्टेटमेंट, तो इसका क्या करूं? रीजन बताना, रीजन क्या है? ओके, रीजन बताना है। तो रीजन ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, गॉस लॉ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इफ द कैविटी सराउंडेड बाय गॉसियन वेयर ऑल पार्ट्स आर, इसका यही है। ठीक है, सेकंड का कोई दिक्कत? फर्स्ट में नहीं outside moves away from conductor, potential difference A and B within the cavity remains constant। बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर बाहर के चार्ज से अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करूंगा इसका? इसका रीजन
Resultant Two. due to charges on outer surface of conductor and outside at all 2, इसका 2 है. Electric field due to induced charges on inner surface at all point outside the conductor is non-zero. वो हाँ तो ठीक इफेक्ट है ना, टोटल में आता है ना सर? इन दोनों का इफेक्ट कट गया होगा, इसका और इसका. किसकी बात कर रहे हो, बी की या सी की, थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट? थर्ड पार्ट की जो आप सॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट अ पॉइंट, तो देखो इन दो का आपस में कट जाएगा. हाँ बिल्कुल. लेकिन इसका तो बचेगा, इसका तो नॉन जीरो आएगा. तो इसका तो पूरा फाइनल बाहर ही लाया करता है ना. हाँ तो उसका आंसर तो आएगा ना बाहर, हाँ तो उसका वही कह रहे हैं ना आपकी, इसका नेट इफेक्ट इसी की वजह से आया क्योंकि जो बाहर वाली शेल की वजह से है, जो असर उसकी वजह से आया. अंदर वाली शेल और चार्ज दोनों आपस में कट गए. ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्यों कटा एक बार बता देंगे फिर से? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो काटना जरूरी है ना, यही तो शील्डिंग है. हाँ लेकिन इस सरफेस ने, इस सरफेस के इनर चार्जेस ने इस तरह अरेंज हुए कि उन्होंने इसका असर काट दिया, ठीक है, सो दैट लाइंस यहाँ अंदर ना जा पाए. और बाहर वाले चार्ज को ये काट देता है तो उसकी लाइंस बाहर रुक जाती हैं, इसकी लाइंस अंदर रुक जाती हैं, और बीच वाला सरफेस दोनों तरीके से बच जाता है. ठीक है सर लेकिन ये दिया नहीं है ना कि जो बाहर वाली शेल है वो चार्ज है या अनचार्ज. उससे फर्क पड़ ही नहीं रहा है ऑप्शंस में, किसी क्वेश्चन में सिर्फ जीरो या नॉन जीरो पूछ रहे हैं वो. तो ये नॉन जीरो बिल्कुल अंदर वाले क्यू की वजह से आया है ना. हाँ, जो आपने अंदर वाला क्यू इनडायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर हो गया, ऐसा होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ तो उसी वजह से कह रहे हैं ना. इस पे क्यू नॉट, इस पे माइनस क्यू नॉट, इस पे प्लस क्यू नॉट. हाँ तो इस क्यू नॉट की वजह से आंसर आ गया. हाँ फिर ठीक है. चलो आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी एट पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर इज नॉन जीरो. सही बात है ना आर का, क्योंकि इसका असर क्यू नॉट के बराबर है. हाँ ठीक है. इसका आंसर क्या है, इसका थर्ड आ गया. सीधे सीधे सब कुछ मैच तो कर रहा है. हाँ. एट ऑल आउटसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, तो इसका ये आ गया. इसका तो यही होगा और क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन इनर सरफेस. हाँ नॉन जीरो, क्योंकि इसका वही आएगा जो क्यू नॉट का है. तो किसी भी आर पे जो क्यू नॉट का आंसर आएगा वही शेल का आंसर आएगा. इनर, समझ गए? हाँ ठीक है समझ गया. चलो 10th. हाँ सर 8th वाले में और कोई तरीका तक नहीं था क्या? मैं किसका? पूछने वाला 8th वाले में. 8th uncharged conducting sphere 3A contains hollow spherical region of radius a. Charge q is placed at common center of sphere. V is 0, R infinity, potential at R. नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बना के निकालते हैं, ऐसे नहीं करते. तो uncharged conducting sphere of radius 3A contains a hollow of radius e. कंडक्टर का निकाल दें. ये ऐसा ही है ना. A point charge q is placed at common center v equal to 0, potential at point r equal to 2a. हाँ, तो जब हम पोटेंशियल इसमें कहीं भी निकालेंगे तो हमें क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंडक्टर में दो सरफेसेस पे चार्ज आएगा. इस पे q माइनस q, बाहर भी कोई है, बाहर तो कुछ है नहीं. अब कहीं पे भी पोटेंशियल निकालोगे तो 3 टर्म आएंगे, एक इसका, एक शेल का, एक इसका. इन दोनों का तो कट जाएगा, जो आएगा बाहर आउटर शेल का आएगा. v ड्यू टू q प्लस v ड्यू टू इनर प्लस v ड्यू टू आउटर. बाहर वाले का ही आएगा. ये दोनों कट गए तो सिर्फ आउटर का आया kq/3a. सर ये तो जैसे इनर सरफेस है उसको एक शेल की तरह ट्रीट करेंगे ना फिर इंडिपेंडेंटली. हाँ तो ये, हाँ तो ये दोनों कट गए ना, इनका आंसर हर जगह कट जाएगा बाहर. मतलब पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ऐसा, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसा. समझ गए?
अगला आ जाओ क्वेश्चन 10 चल हो गया। हाँ, चल है 11 क्लियर है सर। सर चल है मुझे ये पूछना था कि अगर हमारे कैविटी के अंदर सेंटर पे अगर हम रखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हमें बाहर निकालना हो तो जो शेल का चार्ज आता है उसको हम सेंटर पे कोइंसाइडिंग माइनस क्यों मान सकते हैं? अगर अगर यूनिफॉर्म शेल है तो यूनिफॉर्म पूरा बाहर का सर्कल सर्कुलर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे क्यू को बाहर मान लो, इस पे क्यू पे यूनिफॉर्म आ जाएगा बाहर। जो इनर कैविटी है उसका जो हाँ। नेट रिजल्टेंट हम इसी के मतलब जहाँ पर प्लस क्यू है वहीं पे माइनस क्यू मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर के कैलकुलेशन के लिए ये दोनों हमेशा कट जाएंगे। हाँ ये मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो मान सकते हैं, क्या ये पोटेंशियल के लिए भी अरे सही जब है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही है तो उसके इंटीग्रेशन के लिए भी सही है। ओके जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम आया तो उसका इंटीग्रेशन भी इन्फिनिटी से लेके आर तक करोगे सेम आएगा। हाँ ठीक है, सही से। सही बात। चलो सर 12th वाले के 12th वाले में बोलो। दिल्ली वाले ऑप्शन एक समझा दीजिए सर। Magnitude of electric field is given by magnitude of change in potential per unit displacement normal to। आगरा तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। हाँ क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलोंग, हाँ तो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर और dv by dr। सर वो बी वाले में माइनस तो आगरा बिल्कुल सही है। चलो बॉम्बे में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल वेयर टू ए सेपरेशन माइनस पी डॉट ई, और इनका खुद का सही तो है। हाँ बॉम्बे सही तो है। हाँ ये सेल्फ सर हम एनर्जी है। बी में डायरेक्टली पी माइनस पी डॉट ई कब लिखते थे? तो हाँ तो लिख रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ, ये इंटरैक्शन एनर्जी। सर इंटरेक्शन एनर्जी फील्ड एनर्जी एक ही चीज होगी ना? ये आ गया समझ है, हाँ इंटरैक्शन और सेल्फ। तो जनरली क्या होता है कि ये ए कांस्टेंट होता है, तो जो चीज बदलना नहीं है वो वर्क एनर्जी थ्योरम में आएगा नहीं, इसीलिए हम डाइपोल में बात ही नहीं करते थे सेल्फ एनर्जी, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती थी। समझ गए? ठीक है। तो ओके बदलेगा सर सिर्फ यही, इसीलिए हम इसी के लिए बॉदर करते थे। चलो चेन्नई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड लाइन लाइंग इन एक्स वाई प्लेन satisfies the equation del y by del x। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता, अरे ये कैसे चल रहा है पेन, आई नहीं रहा। कांस्टेंट फील्ड होता थ्योरी है में समझ में नहीं आया क्या? अरे ऑप्शन वो में। चल ही नहीं रहा, पेन ही नहीं चल रहा मेरे उसमें, बहुत अटक रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है। रुको मैं वो खोल लेता हूँ, एक पेन पता नहीं कैसे चलता है। बहुत लैग कर रहा है। एक मिनट पे पेन खुल रहा है, अब 2 खुल गए। ये गधा कितनी देर में खुलता है पिक पेन? तो थोड़ा टाइम लगता है। नहीं हाँ, अजीब से मतलब वो इतनी हैंग भी करने लगता है अगर पायरेटेड हो तो। काफी छोटी ऐप है और इतना टाइम लेता है ये खुलने में। पायरेटेड हो तो हैंग भी करता है। चलो अब लेकिन स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी तभी दिखेगा ये। चलो एपिक पेन से लिख रहा हूँ, दिख रहा है गोला बन रहा है? हाँ सर। अब दिख रहा है ऊपर 2 बहुत मिनट देर बाद में दिखा। हाँ बहुत देर में। हाँ ये दिक्कत है इसकी। नहीं सर मुझे तो दिख रहा है सर। थोड़ी देर में दिख रहा है। ये तो अभी तक कुछ नहीं आया। नेट स्लो आके चला जूम अपडेट आ चुकी है सर। नहीं सब कुछ ही बहुत अजीब चल रहा है। हाँ इसका पेन खोलिए। अरे जूम अपडेट हुआ है सर आज अपडेट हुआ है जूम, आज से ही दिक्कत आई है, ये बहुत सारी दिक्कत आ रही है। आज ही मेरा हुआ। पता नहीं क्या कुछ ही नहीं चल रहा ढंग से मेरे इसमें, तो सब कुछ करना पेन होगा। तो चूज करिए। रुको रुको नहीं चले।
अब देखता हूँ, अब आया वापस। ये बताओ, पेन से मैंने लिखा, दिखा बताओ क्या लिखा? इलेक्ट्रो ठीक है, थोड़ा सा लैग है बस, लेकिन चल जाएगा। चलो, हाँ, बॉम्बे में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड लाइन lying in xy plane satisfies the equation del y by del x। ओके, फील्ड लाइन, तो ये तो सही लिखा ना? समझ गए ना? नहीं, अरे सीधे यूनिट वेक्टर पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या होगा? डेल ई एक्स आई कैप, डेल ई वाई जे कैप, डेल ई जेड के कैप, यही होता तो है नहीं, सिर्फ यही है। हाँ। तो इसका स्लोप क्या है? डेल ई वाई बाय डेल ई एक्स, यही स्लोप नहीं होगा? डेफिनेशन होगा। पूछिए। ओके टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस टेंजेंट। तो EY कैसे होगा? इसको डेल EY होगा। अरे ई वाई मतलब वही है, ये तो मैंने डेल ई लिखा है, रेशो तो वही निकलेगा ना, इंस्टेंटेनियस। पर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे अच्छा, यार, ओके, रुको। समझ गया। जैसे 2i कैप प्लस 3x जे कैप, अब मैं कहूं स्लोप एट x इक्वल टू 4, हाँ, तो क्या लिखते? 8/2 लिखते ना, सॉरी 12/2 लिखते ना। हाँ, समझ गया, सही है। चलो, d फ्रॉम रेस्ट ट्रेजेक्टरी पार्टिकल, गलत है, बिल्कुल गलत है। समझ गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हुई तो पार्टिकल थोड़ी ना कर्व्ड में घूमेगा, क्योंकि अगर घूमता तो सेंट्रीपिटल कौन देता फिर इसको? वेलोसिटी होगी तो भाग भी सकता है। और क्या? नहीं, अरे रिलीज ऐसे लिखा है, रिलीज लिखा है, लेकिन फिर भी पाथ फॉलो नहीं करेगा। समझ गया ना? तरफ आ गया। हाँ सर। नहीं स्ट्रेट लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पाथ फॉलो करेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन है, तुमने चार्ज को रिलीज किया, बिल्कुल सही ऐसे ही जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड है, अब चार्ज को रिलीज किया, तो चार्ज थोड़ी ना कर्व में जाएगा, इसी कर्व में चार्ज तो शायद ऐसा कुछ जाएगा। ऐसे भी चल सकता है। अरे यार, ऐसे अच्छा गया तो ठीक सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है इसको? हाँ सही बात हाँ इसको सेंट्रीपिटल चाहिए, हम्म कौन दे रहा है? हम्म ठीक है। चलो, अपन आ गए 13th पे। सर हाँ, सर जो इससे पहले गर्व ने पूछा था ना कि वो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू को उसी सेंटर पे मान सकते हैं, हाँ, वो चीज कैविटी के अंदर किसी पॉइंट के लिए ट्रू सिर्फ इनर कैविटी के लिए सही है कि इस पे जो चार्ज आया है, बिल्कुल सही जो तुम कह रहे हो, नहीं है ट्रू। तो इन दोनों का असर बाहर कट जाएगा, अंदर नहीं। बाहर अंदर तो कट सिर्फ, अंदर तो देखो लाइंस आती है ना, कब? सर तो अगर अंदर बाहर, किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लें कैविटी पे, तो उसका आंसर ही नहीं निकलेगा हमसे, कोई भी रैंडम नहीं नहीं निकाल निकलेगा ना। पाएंगे। कवर्ड लाइंस आएंगी, लाइन मुड़ जाएंगी, कैसे बता पाएंगे? वो आगे क्वेश्चन। चलो, 13th हो गया। यस सर 14 14 का डी पार्ट, कौन सा? डी पार्ट। तो इसको अर्थ कर दो, तो इस पे कुछ क्यू मान लो और सेंटर पे 0 कर देना। इस पे कुछ क्यू डैश मानो, सेंटर पे पोटेंशियल 0। सेंटर पे समझ में आया क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी नहीं है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो सेंटर का भी 0। सेंटर का हम निकाल पाएंगे क्योंकि ये क्यू नॉन यूनिफॉर्म आएगा। क्लियर? तो k q बाय 4a प्लस k q डैश बाय a इक्वल टू 0, q डैश माइनस q बाय 4। ठीक, सही है डेल। सर ये जो क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ है इसकी वजह से स्पेयर पे चार्ज इंड्यूस नहीं होगा? नेट तो 0 होगा ना ग्राउंड करने से पहले। नहीं इसकी नहीं कह रहा मैं, बस जितना माइनस पूछ रहा आएगा हूँ, उतना ही तो ground- प्लस आएगा यार। तो हाँ तो सेंटर पे जब वोल्टेज निकालोगे नेट 0 नहीं आएगा इसका, सिर्फ इसी का ही तो आएगा, k q बाय x। सही बात, हाँ सही। और जो पोटेंशियल ऑफ सेंटर है वही पोटेंशियल ऑफ शेल है। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक। सर इसमें जब हाँ। आपने अर्थ किया और अपन के ये स्फेयर, उन दोनों के बीच का जो वोल्टेज था वो 0 था, डिफरेंस। हाँ, तो फिर फील्ड लाइन कैसे आई चार्ज की? अरे तो अंदर कहाँ आई? अंदर तो नहीं आई ना, लाइंस तो सिर्फ इधर आई हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ 0 है ना, इस स्पेस में। नहीं, तो और आप इलेक्ट्रिक जब आपने जब अर्थ किया था तो उस धर भी तो था। अर्थ किया तो इस सरफेस पे 0 है, बाहर नहीं है 0।
इस सरफेस में और सरफेस के अंदर इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, स्पेस में 0 नहीं हो गया है। हाँ। चलो 15th चल 16th चल नहीं हो रहा। 17 ये चल repeat ऐसे नहीं हो गया। चले ना, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। 70 इसका आगरा बॉम्बे चेन्नई बॉम्बे और चेन्नई प्लस ABC क्यों आ बोला रहा है उन्होंने? प्लस क्यू वाह। इन विच ऑफ द वे केस प्लस क्यू, बाहर प्लस क्यू किस में आएगा? तो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस, तो बॉम्बे तो नहीं आ रहा है, समझ गया ना? बस वही। हाँ प्लस क्यू बोला है उन्होंने, माइनस क्यू आ गया बॉम्बे। 18 क्लियर है सर। आगे इसका 19 दिल्ली ऑप्शन से हाँ किसका किसका दिल्ली? 18th को 18 बोल का रहे थे आप? बॉम्बे भी। ये तो चल ही गया। Consider thick conducting shell R. A shell is neutral and a point charge Q is kept at point A center. Point B and D lie at distance R1 and R2 respectively from center. ठीक है, शेल के पास कितना चार्ज है? न्यूट्रल। चल मैं शेल पे Q दे के कर रहा हूं, ठीक है, आप उस Q की वैल्यू 0 रख लेना आंसर निकालते समय। चलो एक पॉइंट हमारा है A, एक पॉइंट हमारा है B, R1 R2, D क्या है इसमें? जो मैंने A, ये B है, ये D है। ओके, ये B है, ये D है। और कोई पॉइंट? बस B और D है। C तो पूछा ही नहीं किसी क्वेश्चन में, देखने का मुझे। चलो हाँ, अब इसमें हम निकालते तो इस पे Q, तो इस वाले पे माइनस Q आता यूनिफॉर्म, इस पे Q प्लस Q आता यूनिफॉर्म। हाँ। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल एट B निकालते तो इस Q का KQ/R, इस शेल का माइनस KQ/R1 और बाहर वाले का KQ प्लस Q/R2। Q की वैल्यू 0 छाप दो तो 3 टर्म बनेंगे, वो भी सही। पोटेंशियल एट D पे पोटेंशियल निकालते तो KQ/R2 माइनस KQ/R2 कट गया, जो आएगा बाहर वाले का KQ प्लस Q/R2, ये कट गया, ये बनेगा। स्मॉल q 0 है तो पोटेंशियल एट D आगरा गलत है, एक ही टर्म आ रहा है। चेन्नई पोटेंशियल इफ चार्ज शिफ्टेड टू पॉइंट C, पॉइंट चार्ज इज शिफ्टेड विल चेंज। एक मिनट, दोनों सेम नहीं है? नहीं सर, वो ओके ओके, D पे पोटेंशियल पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ। तो D का अनचेंज रहेगा, B का चेंज हो जाएगा। तो D का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, समझ गए? इसको मूव करने से हाँ वहाँ पे यस सर। B का चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। सही है बॉम्बे डन। चलो 19 19 का point charge Q is placed inside the cavity but not at center, then potential of the conductor is, सही तो है? cavity but not at potential of conductor आगरा, ये क्वेश्चन में पूछा है, फिगर नीचे वाला है। ये सॉलिड है, ये इधर है, यहां हमने कहीं और रख दिया है, लेकिन इसका माइनस क्यू इधर आएगा, इसका प्लस क्यू इधर आएगा, तो नेट इनका असर कट जाएगा, जो असर आएगा बाहर वाले का KQ/R आंसर आएगा। तो सही दिया है आगरा। और कोई? पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बी 0। 0 क्यों आएगा? 0 तो गलत है। Inside the cavity but not at center, potential of the conductor. Once again, inside the cavity but not at center, then potential of the conductor.
तो जो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर आएगा वो तो सिर्फ आउटर चार्ज की वजह से आएगा। वो तो आगरा वाला है, आ गया ना। हाँ, तो एक ही आंसर है क्या? एक ही चीज है। ओके चलो, और कोई दिल्ली में दिक्कत तो नहीं, दिल्ली वाले पार्ट? नहीं सर। चलो 20 उसका दिल्ली। दिल्ली 20 का दिल्ली। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q2 ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल। ठीक है ना, तो Q1 का असर काटेंगे, Q1 का असर काट दो बस। इनर सरफेस और शेल पे तो कुछ चार्ज आएगा ही नहीं ना। क्यों? Q1 रखा तो है। अच्छा आएगा ना ठीक। माइनस Q1, यहाँ पे कुछ आएगा प्लस Q1, तो जो Q1 का असर है वो असर कैंसिल आउट हो गया होगा दूसरे में, तो फोर्स तो कटेगा। Q2 ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट द सरफेस ऑफ इनर सरफेस ऑफ द शेल, तो Q1 के बराबर आएगा ये आंसर, ऐसा बनेगा इतना अच्छा। ओके, डिस्टेंस अच्छा है, समझ गया ना क्या निकालना है? ये फोर्स, इसका जो फोर्स आएगा उसका अपोजिट फोर्स आंसर आएगा, तो सही है, यही बन रहा है। हाँ ठीक है, चलो 21 चले 22 इसका दिल्ली चेन्नई वाला भी तो सही है ना सर। किसका? 21 का चेन्नई वाला क्या को सही है? एक साथ दो कैसे हो जाएंगे चेन्नई और दिल्ली? उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ सेंटर पर है, चार्ज कहीं पे भी हो सकता है। कौन सा चार्ज? उन्होंने सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहीं भी। बाहर तो सेम आएगा ना, अंदर अंतर आएगा, बाहर तो सेम आएगा। अच्छा बाहर करती हूँ। ये कांस्टेंट आना चाहिए ना बीच में, कांस्टेंट वाला पार्ट कहाँ चला गया? CD क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल? दो ग्राफ है, कुछ भी हो दोनों ही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक। तो A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, A और B के बीच में 0 होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये बताओ आगरा और चेन्नई में कैसे कंफर्म किया कौन सा है? चेन्नई तो नहीं है ना। नहीं, वो बाहर सेम नहीं आ रहा है। आगरा तो सेंटर पे रखा है। सेंटर पे रखा है। ओके, बाहर सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट आनी चाहिए। ओके, ए बंद करो माइक अपना, कौन है ये? बाहर सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। अरे यार क्या है यार, ये कौन है अपना माइक चालू किए? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। सर तो इसमें ऐसा मान सकते हैं जो सेंटर पे रखा है चार्ज, उसके लिए जो आंसर आएगा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा जब सेंटर पे नहीं रखा। हाँ, वैसा का वैसे बस बाहर ज्यों का त्यों रहेगा, अंदर वाला घूमता रहेगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को इधर या इधर किसका? हाँ मतलब वही शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, बाहर का सेम रहेगा। चलो 22 हो गया। 22 बताओ क्यों? इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक QE, एक mg। नहीं आएगा इससे आंसर, इसी से आ जाएगा। समझ गया ना, एंगल तो बड़े अच्छे हैं, 60 डिग्री है। तो n का वर्टिकल mg को बैलेंस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल QE को बैलेंस कर रहा है, तो इन दोनों का रेशो 1/√3 है। यस तो QE इक्वल टू mg/√3, और QE क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, K Q1 Q2/R²। चलो 23 सर ऊपर एक 19 वाले का आगरा भी आ रहा था शायद। किसका? 19 इसमें 20 है सारी शीट में। एक मिनट, 19 वाली का 20। ये the magnitude of force on Q1 due to induced charge at inner surface of on Q1 due to induced charges at inner surface is 0। आगरा बिल्कुल सही है।
आगरा सही है। देख ही लेता हूँ। बॉम्बे पोटेंशियल एनर्जी का है ना? Q1 due to induced charge on outer surface of shell is सही है। On Q2 due to induced charges on shell गलत है। ABD आ रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन, पता नहीं किस पे। 23 सर इसका डेली गलत है ना 23 का? is bent in a form point A, they are at distance R1 R2। ये देखो सही है ऐसे निकालो ना, बिल्कुल स्मॉल ले लो। करके तो इसका लैम्डा R1 d थीटा, इसका लैम्डा R2 d थीटा। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो लैम्डा R1 d थीटा बाय R1 स्क्वायर इसका आएगा, और इसका 1/R2 पे डिपेंड करेगा। तो जीतेगा कौन? जिसकी रेडियस कम है। तो नेट इसका इफेक्ट नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? शेल में जस्ट कट जाता है, क्योंकि शेल में सिग्मा R स्क्वायर बनता है और R स्क्वायर कट जाता है, लेकिन वायर में इसका असर ज्यादा आएगा। क्लियर? लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना? लेकिन नहीं आएगी 0। कहाँ? और जब कटे ही नहीं तो 0 कैसे आ गए? सिर्फ वहीं पे ही प्लेस्ड है क्या चार्ज? पूरी रिंग में नहीं है? तो पूरी रिंग पे भी जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इन सब का असर ज्यादा निकलेगा ना। ऐसा कुछ नहीं, कोई एग्जांपल में आया था। हाँ, नेट रिजल्टेंट अंदर की तरफ आएंगे ऐसे। मतलब इसकी लाइंस कुछ ऐसी बनेगी। ये चला? हाँ समझ। और तभी तो मैक्सिमम आएगा इस पॉइंट पे R/√2 पे, कि जब यहां से लाइंस अंदर की तरफ टेंडेंसी होगी। सोचो। हाँ। नहीं सोच पाए? यहां लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम तभी होगी जब यहां से अंदर आएंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट अंदर की तरफ ऐसा है। ठीक? चलो सर लैम्डा को हम पॉजिटिव ही मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड। कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव दिया। तो मैंने उस डेली स्क्रीन लगाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव मान के निकालो। चलो अगला 3 to 5। ये इलस्ट्रेशन आ गया। वंस अगेन, अगर ये कंडक्टर है तो हमेशा कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये मत भूलना बस। तो इस पे अगर Q1 आया तो यहाँ पे -Q1, तो कंडक्टर 2 शीट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ Q1 + Q2। तो अब क्वेश्चन हो गया, एक अंदर है, एक शेल और दूसरी शेल, ये मान के सॉल्व करो। ठीक है? चलो हो गए थे तीनों? हाँ। चलो अगला। इसके से एक मिनट आंसर देखिए। बॉम्बे आगरा। ठीक है सर। बताना है सर इसमें हम लोग पोटेंशियल 0 पॉइंट पे करेंगे या फिर सेंटर पे करेंगे उस स्फीयर के? सेंटर पे, क्योंकि इस पे नॉन यूनिफॉर्म आएगा। पूरे में सेम नहीं होगा? अरे बाहर वाले पे तो नॉन यूनिफॉर्म आएगा ना। नहीं तो अंदर पे 0 करना है। अरे तो कैलकुलेशन में इसका असर नहीं आएगा क्या? एक आएगा इसका ना। असर आएगा, एक इसका असर आएगा, एक खुद का असर आएगा। तो अगर इस पे हमने Q1 माना, इस पे Q2 माना, ये Q3 है, तो Q2 नॉन यूनिफॉर्म है। झिल गया? Q1 यूनिफॉर्म है, ये झिला? सोचो। तो अब पोटेंशियल एट सेंटर 0 करना है, तो KQ1/A + KQ2/2A + KQ3/X = 0। क्वेश्चन में ये Q2 की वैल्यू 0 है शायद, है ना? हाँ। आ गया आंसर? सर वैसे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे निकाल पाते तो 0 करना सही रहता ना वहाँ पे? निकाल पाते तो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हाँ तभी सेंटर पे किया। हो गया? पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल।
ये भी कर लिया। नहीं ये नहीं होता, कैसे करें? हम्म ये वाला कैसे करेंगे? बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। देखो ये यूनिफॉर्म है, मैंने अभी बोला इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट आएंगी। ये आ पा रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। क्लियर। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है। हाँ। क्लियर। यस सर। अब इस पे चार्ज हमारा ये Q है, ये Q/4 था शायद, है ना? Q/2 था। ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। 4 है। 4 है। तो इस पे चार्ज आया Q/4। 4। ये समझ में आया? हाँ। इस पे चार्ज नेट 0 है इस पे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। यहां तक ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ सेंटर इनर सरफेस। क्लियर। और वो कितना है? 0। तो इसका वोल्टेज पक्का 0 है इस पूरे हिस्से का। अब मुझे अगर इसका वोल्टेज चाहिए तो E.dr का इंटीग्रेशन करके निकाल लो। सोचो, नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ही ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है कि KQ/4/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसी का इंटीग्रेशन कर दूं r² dr लिमिट a से 2a, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हाँ। और यहां 0 था तो सीधे एक्चुअली इस सरफेस का ही पोटेंशियल मिलेगा। तो KQ/4 1/a माइनस 1/2a KQ/8a। बिल्कुल 32 आया नीचे आगरा। तरीका समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट थी, फंक्शन पता था, तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया। बाहर के चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा? पोटेंशियल आया होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल तो आया होगा, शायद डिफरेंस नहीं आएगा। सीधे भी बोल सकते थे, सीधे भी बोल सकते थे, सीधे ऐसे। ये ऐसा था, इसका और इसका जो इस पे नॉन यूनिफॉर्म है, इन दोनों का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनर और इसकी खुद की वजह से आएगा। तो अगर इस पे -Q/4 है तो इस पे Q/4 है, तो अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस खाली इसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो खुद की वजह से आएगा बस। तो KQ/4 1/a माइनस 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक, चलो। सर आपने पिछले वाले मेथड में एकदम सेंटर पे पोटेंशियल 0 कैसे बोला था? सिमेट्री है ना सेंटर पे, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन उसका असर आएगा नहीं, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम है। इस पे नेट 0 था तो आंसर 0 आएगा। अंदर वाले पे भी तो चार्ज था ना -Q/4। अरे ग्राउंडेड है वो, अच्छा सॉरी। ग्राउंडेड है तो अपने आप निकल के 0 नहीं आएगा। ये Q/4 कैसे निकाला था? हाँ हाँ वो ग्राउंडेड है। हाँ चलो अगला, डाइपोल। ये हुआ? डाइपोल नहीं है सर, वो दोनों बता साइड प्लस क्यू दीजिए। ही है। डाइपोल नहीं है? नेग्लिजिबल प्लस मास क्यू है 2 दोनों स्मॉल साइड। बीट्स ऑफ मास m एंड q। ओके, दोनों पे वर्क करने जैसे मास m q, मास m q, क्रॉसिंग थ्रू L/4। ओके, डाइपोल नहीं है। The first rod is in unstable equilibrium in horizontal uniform electric field of strength E as shown in figure. ओके होगा। हॉरिजॉन्टल है तो देखा नहीं। इक्विलिब्रियम कैसे है? हिंज है। ओके,
चलो अब देखें क्या क्या पूछा है। एट फर्स्ट रॉड इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कैसा? ये ऐसा किस तरफ रहा होगा, बता सकते हो? अनस्टेबल बड़ा वाला जो जो L/4 है ना उसके 3L/4 opposite। ऊपर रहा होगा। ये है, ठीक है। हाँ। QE QE ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसे समझ में आया? इसे वर्टिकल ग्रेविटी, रखेंगे ना? ग्रेविटी से सोच के समझ में आ जाएगा तुम। ये Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ग्रेविटी अगर ऐसी होती, एक रॉड को हम लटकाते तो दो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, एक ऐसी और एक ऐसी, कौन सी स्टेबल है? सेकंड वाली। सेकंड वाली। ये स्टेबल है, सेकंड ठीक वाली। है ठीक ये अनस्टेबल है। बिल्कुल वही चीज तो हुई, हाँ। बस ग्रेविटी की जगह QE है। तो ये हम्म। फिगर और ये फिगर सेम है। यस सर। क्लियर? हाँ। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये ऐसा है, इससे मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ये ऐसा। तो ये क्वेश्चन वंस अगेन हमारा ऐसा हो गया कि ग्रेविटी वाला केस है ऐसा, और जब ये पलट गया होगा तो ये ऐसा आया। तो लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक कर सकते हैं। हाँ। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम ग्रेविटी वाले तरीके से ही कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये 3L/4 था, ये L/4 है, ये L/4 था, ये 3L/, ऐसा ही है। तो इसने कितना लूज किया? L/2। इसने कितना लूज किया? L/2। तो mgL/2 mgL/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस mg को हम QE से रिप्लेस कर लेंगे। सर ये आपने वो से डिसाइड किया था स्टेबल अनस्टेबल बिल्कुल स्टार्टिंग में? ग्रेविटी से कंपेयर कर लिया था ऐसे, इससे ग्रेविटी से कंपेयर कर लिया था, मतलब जिसमें पोटेंशियल, अरे ग्रेविटी में इनमें किस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? इन दोनों में। एक रॉड को ऐसे लटकाओगे तो अनस्टेबल है कि ऐसे में अनस्टेबल? सोचो। जिसमें इसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर है, इसमें सेंटर ऑफ मास नीचे है, तो ये वाला स्टेबल है, नीचे वाला नीचे वाला। ओके। ऐसे ही इसमें सेंटर ऑफ मास इधर था, अब सेंटर ऑफ मास इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था। ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि QE इधर है, पहले रॉड ऐसी थी, अब रॉड हमारी ऐसी, QE ऐसा। आ गया समझ में? MQ और वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन हम सीधे कैसे निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। तो ये L/2 इधर डिस्प्लेस किया, और दूसरे का भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन L/2 ही है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड QE L/2 का ट्वाइस। और काइनेटिक एनर्जी चेंज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई mL/4 का होल स्क्वायर, m 3L/4 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कटा, ये कितना बना? 10/16, सही है। तो 5/, क्या हुआ? सेंटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते? हाँ तो एक ही बात है ना, एक ही बात है। एक ही क्यों? ये कितना था लेंथ? 3L/4 से L/4 हो गया है, जिससे तो L/2 तो किसका? हाँ L/2 अच्छा दोनों का आएगा। अच्छा दोनों L/2 किसके ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। दोनों L/2 किसके? सर इसका अगर मतलब टॉर्क मानते सर तो QL sin θ/2 क्या आता है सर? हाँ एक मिनट में देखो ये आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है। पूछा क्या है? ओके वेलोसिटी पूछी, ठीक 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 ठीक, अब सही है। मैं सोचा था ओमेगा पूछा है, तो ये ओमेगा मिल गया, ओमेगा इंटू 3L/4, ये आंसर आ जाएगा ये का L/4। अब बोलो क्या कह रहे हो? सर मतलब अगर मतलब ये क्लिक नहीं किया तो मैं सर टॉर्क माना था मैंने, तो टॉर्क मतलब थीटा पे जाकर माना तो QL sin θ/2 आया, तो थीटा की लिमिट क्या लगेगी इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन 0 से 180,
0 से 180 लगेगी, यस सर। है ना? हाँ, तो फिलहाल ये हम चाहे तो स्पीड से भी कर सकते थे, इसका v इसका 2v, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ m 2v स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? तो इससे सीधे v मिल जाता। तो ये था क्वेश्चन। पक्का समझ में आया कैसे किया मैंने? Yes. जुगाड़ मैटर कर रही है यहाँ, ग्रेविटी, ये क्वेश्चन सेम ऐसा मान ली। चलो, तो 30 भी हो जाएगा, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं लगभग। ये तो टाइम पीरियड पूछा है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी लगाएंगे, इस टाइप का, आई बाय एम जी एल, सॉरी। हाँ यस सर। ये समझ में आया, आई बाय एम जी एल। हाँ तो फिर वही जुगाड़ आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं हुआ हो फिर भी एक बार ट्राई करना अच्छे से। 31, 32, 31। इसको कैसे करना था, क्या बोलते डायमेंशन से? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है नहीं, टॉर्क निकाल सकते हैं ना हम, एक क्यू इधर लगेगा, एक क्यू इधर लगेगा, ओके लैम्डा से। तो ये इसका कपल और सेंटर ऑफ मास पे आएगा, मतलब 2r बाय पाई, ये कपल है। तो ये इसका टॉर्क हो गया, एक फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, फ्रिक्शन होगा पीछे, रोलिंग कर रहा है तो इसके अबाउट ही आईसीआर ले लो, रिंग है शायद, ये एंगल अल्फा आया, तो ए सेंटर ऑफ मास अल्फा आर है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम इंटू अल्फा आर। ठीक है, फ्रिक्शन और एम में पाई वाला टर्म भी आएगा ना? पाई वाला टर्म काय में, वो तो एम के कैलकुलेशन में M- आएगा पाई, हाँ तो हाँ वही। यहाँ तो एम कट ही जाएगा ना इधर, क्यू के कैलकुलेशन का पाई और ये पाई कट जाएगा, एम तो कट ही गया ना, फ्रिक्शन, अल्फा आर निकालो, ये लिखा ना, एम कट गया, तो और क्यू की वैल्यू लिखोगे तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर, तो देखो पाई भी कट गया, ठीक। आर भी कट गया, 1 आ गया, हाँ लैम्डा आर ई नॉट, आंसर आ गया सीधे। सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? ये ऐसे घूमेगा, हाँ तो ट्रांसलेशन आगे चाहिए, तो फ्रिक्शन ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, अच्छा। मतलब क्वेश्चन सिंपली ऐसा है। तुम इस जो इक्वल एंड अपोजिट लगे हैं, ये जो दो फोर्स, एक फ्रिक्शन है बस, तो इसका अल्फा, इसका ई, तो या तो तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लो, तो सेंटर, या इसके अबाउट लिख लो सीधे, तुम्हारी मर्जी। तो अगर इसके अबाउट नहीं लिखना है तो एफ इंटू कितना है 2r बाय पाई प्लस एफ इंटू 2r बाय पाई माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एफ इक्वल टू एम अल्फा आर, दोनों को सॉल्व कर दो। ये समझ गया ना 2r बाय पाई क्यों ले लिया मैंने डायरेक्ट? हाँ हाँ क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी की तरह है, तो ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट भी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। चलो 32 दीजिए वाला बता दो। A charged particle having charge q moves along x-axis with constant speed v naught. Another particle b is lying on y-axis at y equal to a. B is constrained to move along y-axis. A is constrained to move along x-axis. The impulse imparted to B. एक मिनट, ये रॉड से कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं है, इधर में नहीं लिखा है, है, वैसे है नहीं? नहीं है, नहीं है वैसे, रॉड नहीं है। हाँ। ऐसी दो रिंग है, ये ए पे है इनिशियली, assume that velocity v naught is very large. ये कौन सा है? E. Along x-axis with constant velocity v naught, constant है।
another particle B is lying on y-axis. A particle B is constrained to move along y-axis. ठीक है, A moves along x-axis. Assuming that velocity v naught is very large, impulse imparted to B is this along y-axis. तो इसके पास एक velocity आ गई J/m. As the particle moves from minus infinity to infinity, motion of B, then find the value of n. ओके, टोटल इम्पल्स लिखा है। क्वेश्चन ये है, अरे थोड़ा इम्पल्स वर्ड यूज कर दिया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। क्वेश्चन ऐसा है कि ये जब v नॉट से जा रहा है, देखो ये इन्फिनिटी पे वैल्यू इसकी v नॉट है, तो इसने इस पे एक फोर्स लगाया होगा, ठीक है, रिपल्सिव, ठीक है। अब ये इधर आया होगा, फिर रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा, इधर पे इधर फोर्स लगाया होगा, इधर पे इधर लगाया होगा, इधर पे इधर लगाया होगा, इधर पे इधर लगाया होगा। तो इन सभी एफ डी टी का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये इतना है। ये आया समझ में क्या हुआ? हाँ, आ गया। हाँ आ गया। ये तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन, जब ये माइनस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी, तो एफ को हम किसी भी समय पे हम इनके बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस ए है, तो फोर्स आएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जॉइंट किससे? एफ इंटू डी टी। ज्वाइन वाइन कुछ नहीं है, इसने इस पे जो फोर्स लगाया उसका वर्टिकल कंपोनेंट इंपल्स देगा, तो एफ का वर्टिकल ए भी वेरिएबल नहीं होगा फिर? नहीं, कौन सा? नेग्लिजिबल मोशन है सर। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ए है, ये एक्स है जो वेरिएबल है। अब ठीक है, इस पे एफ इधर लगा, तो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, तो एफ का cos थीटा इंटू डी टी, ये हमारी इंपल्स है। एफ की वैल्यू है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी डी एक्स बाय वी नॉट। सही है? हाँ। ए की एक्स बनता तो अच्छा था यार। सर क्वेश्चन भी है समझ में क्या? अरे यार, जब से तो समझा रहा हूँ यार, इसने इस पे फोर्स लगाया, उसका इंपल्स पूछा है कितना आएगा। ये फोर्स वेरिएबल है तो इसका इंपल्स वेरिएबल आएगा। तो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट का dt का इंटीग्रेशन पूछा है उन्होंने, टोटल जब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो। ठीक है सर। अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग धक्का मार रहा होगा, तो इसका इंपल्स अलग अलग आ रहा होगा, तो इस इंपल्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा ये पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो इंपल्स का इंटीग्रेशन, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इनटू cos थीटा आया, नुकसान हो गया, ए अपॉन, तो अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 3/2 dx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन करना है। एक्स को a tan थीटा रख दो, वैसे इंटीग्रेट हो जाता है ना? हाँ। समझ गया ना? यस सर। यस सर। क्योंकि ऊपर बनेगा sec स्क्वायर थीटा थीटा, नीचे बनेगा sec क्यूब थीटा, a tan थीटा sec क्यूब थीटा बनेगा ना? हाँ। ये तो cos थीटा बन गया। इतना अच्छा लग नहीं रहा था? x को a tan थीटा छापा, तो नीचे बना a sec क्यूब थीटा, ऊपर a sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा cos थीटा, इंटीग्रेशन तो हो गया ही। आ गया समझ में? और ये cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 2, इस तरीके का, बाय v नॉट। देखो ऐसे ही आंसर। हाँ यही। माइनस इन्फिनिटी में 0 तक अगर होता है तो आंसर 1 होता है। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 1 आधी तो मोशन रिस्ट्रिक्टेड था बस इसलिए ना। हाँ, वो तो ये ए बदल नहीं रहा था, ये बदल रहा होता तो गत हो जाती हमारी। नहीं सर, तो भी अच्छा बनता। इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हम, ए का फंक्शन कैसे लिखते? ए इक्वल टू vt लिख देते। अच्छा, उसको भी कांस्टेंट वेलोसिटी देना। उसकी वेलोसिटी तो वेरिएबल है ना,
हाँ वो तो करना है। सर इम्पल्स हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में फ्री टू मूव है। बिल्कुल वही पूछा ही वही है कि वो इम्पल्स कितनी आएगी। वैसे इम्पल्स तो हम पूरी सिर्फ एफ डॉट डी टी मानते हैं ना। नहीं तो इम्पल्स वेक्टर है ना, एफ डॉट डी टी वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कंपोनेंट कट नहीं जाएगा हॉरिजॉन्टल। इम्पल्स ऐसी आ रही थी तो इन हाँ, इम्पल्स हाँ। का रिजल्टेंट क्या आएगा वर्टिकल में। ओके सर ठीक है ठीक है। चलो 33 हो गया। यस 33 34 चलो 35 36 35 हो गया। चले सर ये 36 जो 37 35 वाला है, हाँ 35 सर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब सेंटर ऑफ तो मास मैंने जहां है किसी वहीं को रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो ये यहीं रहेगा। बीच में जब ये स्ट्रेट होंगी तो ये ऊपर जा रही होंगी, ये नीचे जा रही होंगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये भी और ये भी क्योंकि मास है सबका बराबर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मोमेंटम तो लगा चुका हूं। सर जो सर क्या इंटरेक्शन इसमें है ये जो मान कि सकते 1 थे और कि 4 तीन जो तीन मैंने है वो नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और में ये एक नहीं ऊपर। बताया था करवा के, बचपन में जो हाँ सर लेक्चर ये था, तो बताया था। ये ऊपर हाँ। नीचे ऐसे मूव कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जी सर। हाँ मैं पूछ रहा था कि क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से 3 बॉल नीचे जाए और एक बॉल ऊपर जाए जिसे हमें मैक्सिमम देना है। सिमेट्री नहीं, इसी पे तो आएगा मैक्सिमम जब डिस्टेंस नहीं मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा सेपरेटेड तो इधर ही है ना। हाँ तो इनमें से किसी 3 बॉल्स को वेलोसिटी नीचे दे दूं और एक को ऊपर दे दूं। नहीं हो सकता ना, सिमेट्री है, इन दोनों के पास बराबर आएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। ओके सर। और सर 1 और 4 की इंटरेक्शन एनर्जी भी तो लिखेंगे ना। इंटरेक्शन तो हम सबकी लिखेंगे, दो ही इनकी चार्ज हाँ, तो कितनी उनमें है, अभी तो इनकी आया कितनी है। KQ/3 4 मतलब पेयर 6 पेयर इधर 6 पेयर इधर। ये अलग बात है कि Only ये दो लिखने charge की है। जरूरत नहीं, ये लिखने की चार्ज जरूरत नहीं है नहीं, ये केवल लिखने चार्ज की ही नहीं है 3 उन्होंने चार्ज नहीं है नहीं उनमें 3 और 4 में 3 और 4 में चार्ज नहीं है। नहीं सर अच्छा है। जिन जिन में है सबकी लिख वाह लो। हाँ फिर तो ठीक है। लिखा ही नहीं था। चलो 36 37 36 वाले को सॉल्व करें। dipole of dipole moment kept at center along axis of shell, find the electric flux through the surface of the shell। ठीक है, इंटीग्रेशन से होगा। हाँ यहां से थीटा पे एक टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल होता है। हाँ टेंजेंशियल का तो फ्लक्स आएगा नहीं। क्यों? अरे यार सरफेस के पैरेलल नहीं है। हमारे यहाँ फ्लक्स ई डॉट डी ए होता है, हाँ होता है। तो टेंजेंशियल कैसे आएगा? सरफेस के पैरेलल है वो, सही है। ठीक है ठीक है। डी ए, हाँ ठीक है। ये आर, आर डी थीटा। अच्छा समझ गया। ठीक है ठीक है ओके ठीक है। तो मैं इनकी डायरेक्शन अलग मान ली थी, समझ गया। एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, करते रहना। ई आर है 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब इंटू 2 पाई आर, आर cos थीटा। ये आंसर है। हाँ ठीक। ठीक है चलो। पक्का समझ गए? हाँ चलो 37 चलिए 38 है हो गया। काफी सारे चले एक और होगा 39 ज्यादा से ज्यादा, दोनों। वो भी चलो। वो तो चिल है। चलिए चलो तो काफी अच्छी रिवीजन शीट थी, सब रिवीजन हो गया होगा। और जो क्वेश्चन नहीं बने हो वो जरूर करना, जो नहीं बने हो या हिंट मिल गई अब ये मैं करके। एक चीज पूछ रही थी कि डिवीजन क्लास कॉपी से क्या करें कि वो वीडियो से क्या करें कि शॉर्ट नोट से क्या करें। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तो मैं खुद पता चल जाएगा काय से करना था। सर इसमें वैसे एक डाउट रह गया। वैसे शॉर्ट नोट से करो, और उसमें लग रहा है कि जैसे जब शीट कर रहे हो तो लग रहा है कि एक पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, से कंडक्टर में दिक्कत आ रही है तो उसका रिवीजन देख लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मुझे दिक्कत आ रही है उसमें। तो उसका वीडियो देख लो जिसमें दिक्कत आ रही है। पार्ट 1 की भी शीट में सर पार्ट 1 की मिलेगी ना। किसका पार्ट 1? हाँ मतलब वो अरे हाँ और तो कंडक्टर ही था वैसे तो। स्टैटिक्स पार्ट 1 के पार्ट क्वेश्चन 1 में कुछ है ही नहीं, इंटीग्रेशन ही था। इंटीग्रेशन तो आते ही तुम वो ग्राफ्स वगैरह बनाने के वो तो बना ही लोगे रे, वो नहीं बना पाओगे क्या? नहीं पूछ रहा हूँ बस। इसकी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा जरूरत नहीं है पड़ेगी उनकी।
बन जाएगी वो डाउट अपने आप ही ही। था सर। डाउट ही नहीं है। तो जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। सर एक डाउट क्या है डाउट? सर, वो जब किसी ने मतलब रिवाइज करे तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है मतलब सर, तो वो जब उससे निकालते हैं तो सिग्मा इनटू ई अदर को लिखते हैं सर, सिग्मा ई एफ, सिग्मा अरे बाय खुद पे थोड़ी फोर्स लगा देगा यार। इस पे फोर्स निकालोगे तो इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अदर का, चार्ज सेल्फ का, चार्ज सेल्फ का कितना है सिग्मा डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड अदर का कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बाय नॉट। 2 एप्सिलॉन। तो डीएफ बाय डी ए प्रेशर है कंडक्टर के लिए निकला है ये बस। ठीक है, तो इसका कभी यूज आएगा? अभी तक तो कभी नहीं आया। क्वेश्चन में आता है, सीधे सीधे आ जाता है क्वेश्चन में। ऐसा आ जाता है एक सोप बबल है, ऐसा वाला क्वेश्चन कि सोप बबल है, हमने इसको चार्ज कर दिया तो इस पर 2 प्रेशर आ रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड और 4t बाय आर इनवर्ड। समझ गए? तो अगर अब P इनसाइड पूछा होता तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड जो कि 4t बाय आर आता, वो अब कितना आएगा? आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन, 2 ही आते हैं, एक पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ले रहे हो तो मींस क्या करो? ले लीजिए सर। 1 मिनट। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये एक सॉलिड शेल है, फोर्स ऑन वन पार्ट बाय अनदर, मतलब समझ गए? तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, ये रिपल्शन है। इसको रोकने के लिए कौन आया होगा? यहां से फोर्सेस आए होंगे, ये इंटरनल फोर्सेस, और ये F की वैल्यू कितनी होगी? झिला? हाँ सर। ये फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा? तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। ठीक, यस सर। ये दूसरा क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट, बस यही 2 आते हैं। चलो, न्यू शेयर मैकेनिक्स 2 पेपर। चलो पेपर में बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 चिल है। दूसरे का डेली नहीं बनेगा? डेली भी आएगा, लेकिन डेली भी है। दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, दिल्ली भी है। हाँ, ये भी डी है। चलो तीसरा, चिल है। बता दीजिए, सॉरी। तीसरा महाटप्पा, हाँ फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है। two capillary tube of same length radius R2 are fitted to the bottom of the vessel with pressure head P in parallel to each other. What should be the radius of the single tube that can replace the two so that the, ये कहाँ से बनेगा रे? नहीं बनेगा ये, क्या है ये? नहीं बनेगा ये। अरे ये आगे का वो आ गया, गलत आ गया, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन देख के कर दिया ऐसे तो। एडवांस का भी नहीं है ये, किसी का नहीं है ये। बोनस ये रेजिस्टेंस से सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, ये आगे कॉलेज वाले क्वेश्चन है। पॉइजन इक्वेशन 8 बाय पाई आर पे 4 डेल्टा पी ही कुछ तो भी ऐसा होता है। ऑप्शन से बहुत अच्छी तरीके से हो गया था ये। मैंने तो ऑप्शन देख के कर दिया। हाँ, ऐसा होता है। एक देखो, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2, आगे अगर जा रहा है और अगर ये विस्कस लिक्विड है, दिख ही नहीं रहा। मतलब वो नहीं दिख रहा जो आपने लिखा है। ओके, वो मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, अब दिखेगा। ऐसा होता है, ये एक ट्यूब है, अब दिख रहा है। प्रैक्टिकली क्या देखो, बर्नौली थ्योरम के हिसाब से अगर हाइट सेम है, एरिया सेम है,
तो वेलोसिटी सेम होगी। हाँ। तो वेलोसिटी पक्का सेम है, हाइट गिवन है, हाँ। तो P1 इक्वल टू P2 पक्का निकलेगा बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली एक लॉस होता है ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्रैग की वजह से। रेजिस्टेंस। तो जिस वजह से P1 माइनस P2, ये जो लॉस है ये किस यही पे डिपेंड करता है? तो R पे 4, रेडियस के पावर 4 पे डिपेंड करता है, लेंथ पे इनवर्सली डिपेंड करता है, और ईटा कुछ ऐसा आता है। ईटा पे, ईटा ऊपर नीचे लिख दिया, ऊपर आएगा ना ईटा? ऊपर। देखो स्टीफन कांस्टेंट जैसा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बनता है। तो देखो प्रेशर डिफरेंस लॉस लेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है, एरिया पे डायरेक्टली, ये कुछ ऐसा बनता है। नहीं, एरिया नीचे आना चाहिए, लेंथ ऊपर आनी चाहिए। आर की पावर 4 नीचे आता है। हाँ, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। एल ऊपर, आर की पावर 4 नीचे। अब ठीक है, ये है पॉइजली इक्वेशन। तो इस पर से था, लेकिन ये सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो छोड़ दो। मैं कुछ और सोच रहा बोनस था होगा कि question। कैंसिल? ये बोनस हो गया। कैंसिल मत बोलो भाई। ये मैं क्वेश्चन कुछ और सोच रहा था। मत ही बोलो। चलो अगला आ गया। नहीं नहीं सर, ये बता दीजिए। अरे सॉल्यूशन देख लो, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। सॉल्यूशन देख के नहीं आया समझ में? एक डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा ही नहीं, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। सिमेट्री है, तो 2 पाई अंडर रूट L/G बन जाएगा। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो तुम थीटा खिसका के बना लो। जब थीटा खिसकाते तो टॉर्क आते इस पे, एक mg का, लेकिन एक k का L थीटा का ट्वाइस इंटू L, ये टॉर्क आएगा। ये समझ में आया? 2L थीटा, L थीटा ये दबेगा, L थीटा ये दबेगा, तो यहां से इफेक्टिव k आ जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट I/mg प्लस k 2k L स्क्वायर। I की वैल्यू कितनी है? ml स्क्वायर। ठीक है। और सॉल्यूशन नहीं देखते क्या? चलो अगला हो गया। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। जो गामा होता है, गामा क्या है? वो 3 टाइम्स होता है ना? 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस टाइम्स 1 - 2 पॉइजन रेशियो। तो उसकी कहाँ जरूरत पड़ रही? तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्टेट में जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की? नहीं, तो अपन वो सब इंडिपेंडेंट मानेंगे, अपन अपने उसमें नहीं आएगा वो। नहीं, आपस इसमें का लिखा रिलेशन था। याद करने की जरूरत नहीं। तो उसमें पूछा था ना, इसलिए पूछा। चलो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आई। हम क्या करेंगे, डेल्टा L/L अलग से निकाल लेंगे। हाँ। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस से, Yes, और sir. डेल्टा R/R सिग्मा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा V/V डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा R/R। तो डेल्टा L/L कॉमन ले लो, 1 - 2 सिग्मा। ठीक, समझ गया। एनर्जी तो इंटीग्रेशन करके निकालना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। चले क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चले रेजिस्टेंस से सॉल्व कर लो। हाँ रेजिस्टेंस ही क्या था? सर इसमें चेन्नई वाला कैसे होगा? चेन्नई गलत टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लब निकालना पड़ेगा ना रेजिस्टेंस से, सबके रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओ। सर चेन्नई वैसे मैंने ऐसे सोचा था कि देख लो हमारा ड्रॉप मिनिमम किस पे है। पैदल पे छोड़ के फिर उसके बाद देखना पड़ेगा। वैसे ये देख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस लीस्ट है, लेकिन इंडिविजुअली इनमें करंट भी कम है, इसमें करंट शायद ज्यादा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा किसमें कम किसमें ज्यादा। पैरेलल को ठीक है? कंबाइन कर लो तो वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ABCD सबसे कंपेयर कर रहे हैं? ये BCD डिफरेंट है ना, नहीं कंबाइन मैं कर लोगे तो कंबाइन पावर निकलेगी। नहीं तो ई का पूछा है ना? क्या? हाँ अरे यार, तो वो अच्छी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस में तो कंबाइन भी कर लो, तो रेजिस्टेंस निकाल लो, जिसका मिनिमम है उस पर ड्रॉप। गलत बात। यस
सर चेन्नई में एक गलती होगी, उन्होंने स्टेडी स्टेट बोला हुआ है ना ऊपर क्वेश्चन में, मतलब हाँ। पूछते समय। तो मैंने सोच लिया कि सारा टाइप T0 से T इंफिनिटी तक हमारा मतलब T0 तक, तब उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, फाइनली जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुके हैं तब की बात चल रही है। मैंने ABCD से कंपेयर नहीं किया, मैंने E को ही हमेशा time ये की क्वेश्चन वजह से- स्टडी स्टेट के ही आते हैं। सर इसमें सी का एरिया 2 है, ये दिख नहीं रहा था वैसे। एरिया इसको हर टोटल एरिया बार कंसिडर नहीं करके निकाल लो, इसका एरिया दिया होगा, इसका दिया, इसका दिया, बचा नहीं हुआ वो इसका। मार्क नहीं किया ना। मार्किंग है ना 0 1 5 L 6। फिर ये 1L 3L और 4L क्या हाँ, है? यूनिट है, अरे ये लेंथ एक हाथ तो ऊपर। हाँ लेंथ, देखो दिया है। हाँ ऊपर भी दिया ब्रैकेट में। अच्छा ये लेफ्ट साइड में ये 1L 3L और 4L से एरिया, अच्छा ब्रेड से कोऑर्डिनेट है L L। ठीक है समझ गया। 1L और 3L 2L आ गया। हाँ समझ गए, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो 8th हो इसका गया। आंसर आगरा आ रहा बता था। दीजिए। हाँ आगरा है कुछ। Sphere having is projected vertically upward in a liquid of density rho with velocity v naught time taken। तो mg भी ड्रैग है, 6 पाई ईटा rv भी ड्रैग है, इज इक्वल टू m dv by dt। ये बनेगा। अब थ्रस्ट भी तो आएगी। अब थ्रस्ट, हाँ ठीक है, इसी में ले लो। तो mg by 2 बन जाएगा, शायद इसकी डेंसिटी डबल है ना। हाँ इसकी डेंसिटी डबल है ना। हाँ, तो mg by 2 माइनस 6 पाई ईटा rv, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी। और पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट कर दो। हाँ नहीं कर पाओगे, उससे भी आगरा ही आ रहा आगरा ही आ इससे भी रहा आगरा आ था। रहा है। स्फीयर हैविंग रेडियस r, देखता हूं तो रेडियस r के टर्म, तो इस पे अप थ्रस्ट 1 mg रोक रहा है, बायोएंसी mg by 2 है ना। 6 पाई ईटा rv भी रोक रहा है, तो ये भी mg by 2। तो कितना बना, रो इंटू स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब g माइनस बाय 2, तो 2 कर चुका हूं, माइनस 6 पाई ईटा r इज इक्वल टू 2 रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब m dv बाय dt। ये बना, तो g बाय 2 माइनस 6 पाई और 8, 18/8 ये बना, देखो 18 9/4 ईटा बाय आर रो ऐसा कुछ dv बाय dt। अब पूछा क्या है, है। वेलोसिटी 0 करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वो हाफ लाइफ ही हो गया इसका सीधे। बताओ क्यों, ये शायद ये टर्मिनल वेलोसिटी ही लिखी है, टर्मिनल ही है ना। यस सर। हाँ तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इत्तेफाक से इनिशियली टर्मिनल वेलोसिटी है, लेकिन फाइनली टर्मिनल इधर आनी थी। तो हमने जो वेलोसिटी दे रखी है ये, और टर्मिनल आनी है इधर, तो 2v0 का चेंज आना चाहिए था। तो v0 का चेंज आने में कितना टाइम लगेगा, टॉ लॉग 2, और टॉ कितना है ये, समझ गए ना। हाँ टॉ लॉग 2 वाला टर्म ये है, आंसर v0 के टर्म में है। तो 4/9, तो चेन्नई सही तो है। देखो टॉ आया 4RL 9 ईटा लॉग 2। एक मिनट, 2 आ रहा है ना ऊपर, तो न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में, हाँ न्यूमरेटर में हाँ आ रहा है। ठीक है। चलो पैराग्राफ चलिए ये चल रहा है दोनों। से नहीं है, 9th वाला पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, मैं सॉल्यूशन देता काहे को हूं।
कोशिश करो समझने की, सॉल्यूशन देख के कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बढ़ती है इससे। काफी बड़ी गई थी इसकी। नहीं, मैं क्या कुछ भी कह रहा हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। अंग्रेजी पढ़ के समझ में आना चाहिए खुद को। तो पढ़ नहीं पाते सॉल्यूशन, देखो तो मैंने कब दे दिया था ये तो, 3 घंटे हो गए ये दिए। अरे उसके पीछे इंटेंशन होता है। जब तुम खुद पढ़ते हो ना, सॉल्यूशन पढ़ के समझते हो, तो तुम्हारा दिमाग अच्छा प्रोसेस करता है, तो अगले कॉम्प्रिहेंशन बनने में ज्यादा आसानी होती है। तो किस समय एक बार पढ़ लो। क्योंकि अब तुम मुझसे ही पूछ लोगे तो तुम क्वेश्चन भी समझना मुझसे ही समझ लिया। जी सर, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन में सिंपली ऐसा है, ये वेव ऐसी ही जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, बस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का 10% दिया है, तो रिफ्लेक्ट वाला सीधे फॉर्मूला लगाओ और 10% बढ़ा दो। देखो वही तो किया इन्होंने, देखो। ये हुआ था इतना बड़ा। हाँ, कैलकुलेशन गंदे हैं। बल्क मॉड्यूलस स्पीड से आ जाएगा, ठीक है। अगला ये आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। डेंसिटी लीनियर है, mg माइनस अपथ्रस्ट भी लीनियर होगा। यस सर। इसका मतलब ये SHM का केस है। द टाइम पीरियड देख के एसएचएम याद आता है। वैसे भी नहीं, इससे नहीं। डेंसिटी लीनियर है तो mg माइनस अपथ्रस्ट लीनियर है, तो SHM करेगा इससे, ठीक है। तो बस मीन पोजीशन निकालो। मीन पोजीशन वहां होगी जहां कट जाएगा, तो इक्वल टू 5 रो बाय 2 जहां डेंसिटी कटेंगी। इसको सॉल्व करो तो h इक्वल टू h0/2 मीन पोजीशन है। तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी क्या कितनी है? h0/2 ही तो आई। सही है इसमें तो। एट व्हाट टाइम इट रीचेस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल ये है, कहां से शुरू किया? तो पूरा टाइम पीरियड t लग जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट निकालना पड़ेगा ये। और निकालेंगे कैसे? तो नेट फोर्स कितना है, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना आता, रो नॉट 3/h0v जी इंटू h, ये बनेगा कि ये समझ में आया कैसे? हमने F देखा तो F कितना है, mg माइनस अपथ्रस्ट, तो v 5 रो नॉट बाय 2 g अपथ्रस्ट रो नॉट 4 माइनस 3h/h0 इंटू v। तो जो h का कोएफिशिएंट है c माइनस के x टाइप का बन गया। h का कोएफिशिएंट कितना है, रो नॉट 3v/h इंटू h। तो ये के x से कंपेयर करो तो ये k आ गया। तो 2 पाई अंडर रूट m रो 5/2 इंटू v बाय रो 3v0/h0 जी। जी कहाँ चला गया? यहाँ से आ गया 5/6 वाला आंसर आगरा, ठीक। भागते हो जाएगा। और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, एम्पलीट्यूड h/2, ओमेगा 2π/t। तो 6/5 इंटू h/10 चेन्नई नहीं आ रहा, 10 चेन्नई। चेन्नई आ रहा। हाँ भाई, नहीं तो आया, आगरा दिया था। आंसर दिया ही नहीं, इसके कहाँ है? रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया। आंसर दिए ही नहीं थे मैंने। तुम देखो ना मेरे पास विथ आंसर शीट, तो ये आंसर कहाँ लगा? एक पूरा पेपर वाला जो देते हैं ना जिंदल सर, वो पूरा पेपर जो देते हैं, मैंने यही पेपर भेजा है। जब मेरे पास आंसर नहीं थे तो किसी और के पास कैसे आए? पेपर की पीडीएफ थी ना, उसमें सबके नोट है। उसमें आंसर किसने लगाए, किसने सॉल्व करके लगाए जब मैंने नहीं दिए तो? संदीप भैया ने अपने मन से लिख दिया। लगा दी सबने एक चलो से दे दिया 13 उनने तो। 13 सर 5 आ रहा। सर ऊपर वाले कॉम्प्रिहेंशन में, सही कह रहे हो, 5 है आंसर। हाँ कौन सा? ऊपर वाले कॉम्प्रिहेंशन में हाँ सर हाँ, उसमें वो स्टेटमेंट ब्लॉक, कंप्लीट करो। उसमें वो ब्लॉक ऊपर जाएगा भी। अगर हम h को ऊपर से मानेंगे तो h0 आ जाएगा, तो बॉटम पे डेंसिटी रो नॉट आ जाएगी, और ब्लॉक की डेंसिटी 5 रो नॉट बाय 2 है, तो ऊपर जा ही नहीं रहा था। एच बॉटम से हाइट फ्रॉम बॉटम पढ़ो जरा। हाँ, और रो नॉट मिल गया? चलो 14 आप फर्स्ट 14 15
हो गए? हाँ सर 16 चलो आंसर लगा है। 14 का आंसर 2 होगा। नहीं, जो दिया है 6 दिया ना, नहीं नहीं सही दिया सही दिया सही दिया दिया। सही है सही है। पाथ डिफरेंस से निकालना ना। ये आपने सॉल्यूशन ये मैंने बताया था, डिस्टेंस जाते हैं तो फेज में लॉस होता है, गेन नहीं। जो डिस्टेंस में लीड करेगा वो फेज में लैग करेगा। हाँ समझ गए? यस सर। E is lagging in phase by pi by 3 from B. तो इसका फेज phi है, इसका phi minus pi by 3. C is pi by 3 ahead, phase plus pi by 3. All are emitting waves same intensity. A detector D is at 4 centimeter from B. The distance between. तो इसका इसने लॉस किया phi minus कितना 4 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ कितनी? 6 है। हाँ ऊपर लिखा है तो 2 लैम्डा बाय 3। और ये कितना है? 4 और 3। तो इसका फेज आया 5 माइनस 5। लेंथ में लिख लेता हूँ, लास्ट में मैनेज कर लूंगा। 5 माइनस 4, 5 माइनस पाई बाय 3 माइनस 5, और इसका 5 प्लस पाई बाय 3 माइनस 5। ये 3 फेज है। आ गया समझ में? अब 4 सेंटीमीटर 2 लैम्डा बाय 3 है, 5 सेंटीमीटर 5 लैम्डा बाय 6 है। तो 4 पाई बाय 3 ऐसे तो आ गया था। कोई जुगाड़ है क्या इसमें? सिमेट्रिक दिख रहा नहीं, जुगाड़ नहीं है, ऐसे ही करना है। हाँ, जुगाड़ की बात कर रहे हो? जुगाड़ है ना? जुगाड़ है। देखो ये था, इसका 5 था, इसका 5 प्लस पाई बाय 3 नहीं, इसका 5 माइनस 1 का माइनस 1 का प्लस है। ये नुकसान है, तो मुझे नहीं लगता 1 का माइनस है, क्योंकि यहां से यहां करते तो इसका इसमें जो लॉस होता, इसमें जो लॉस होता, दोनों का लॉस बराबर होता। तो एक का फेजर ये बनता, एक का फेजर ये बनता, रिजल्टेंट 5 से ही पास होता, लेकिन रिजल्टेंट 5 प्लस एल से पास होगा, माइनस एल से। दिक्कत ये हो गई, तो नहीं कर पा रहे, जुगाड़ काम नहीं कर रही कोई सी। ये समझ गए क्या था? इसकी फेज ये है, इसका ये है माइनस एल, तो रिजल्टेंट ये है, तो एल तो देखना ही पड़ा ना। वैसे ही करो जैसे किया मैंने। अलग ये अलग जुगाड़ आप कौन सी किसके लिए बता रहे हो? एग्जांपल एक बनी नहीं है ही नहीं, तो क्या फायदा? नहीं आप एग्जांपल लेके बता देंगे कैसे नहीं काम बनी करेगी नहीं जुगाड़? जुगाड़ यार, सर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बनी नहीं। सेंसलेस हो गया वो। हाँ माइनस एल आ गया उसमें। एल पे डिपेंड कर गया ना वो। कब बन जाएगी ये बता दीजिए। अभी नहीं। नहीं बनेगी। अरे एक कोशिश की थी यार, लेकिन मैंने गलत सोच लिया था। मैं सोच रहा था एल कट जाएंगे, एल तो दोनों के नेगेटिव है ना, कैसे कट जाएंगे? सर 15 वाले में वो इंटीग्रेशन से नहीं होगा, जिसमें इंटीग्रेट एवरेज से कर लिया करो ना, बताया तो था एवरेज से। नहीं सर, इसमें एवरेज नहीं लगेगा। वेलोसिटी को वो लेना पड़ेगा एक्चुअली। एरिया उन्होंने कंपैरेबल दे दिया। एरिया हाँ कंपैरेबल दिया। हाँ तो कंपेरेबल दिया, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के कैलकुलेशन जो भी करोगे उसमें रोल आएगा। कौन बनने से लीनियर कैसे बनेगा? वो तो वाला फॉर्मूला ही लगा अरे एच के साथ, ये तो कांस्टेंट नहीं है ये। पहले 2gx बन रहा था, अब 2g की जगह कुछ ये बना x। अब भी तो वेलोसिटी का स्क्वायर x के साथ लीनियर है। नहीं आया समझ में? हाँ वो तो है लीनियर। तो एवरेज से काम चल जाएगा मतलब। अरे क्या, यहां वेलोसिटी निकालते √2gh आती, लेकिन अब कितनी आएगी? 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये आती, तो इसकी वेलोसिटी आती 1/3 ऑफ √2gh, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 से 3 काटा, तो ये बना 2gh/8, 2g/8h।
तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया कितना, g/8। ठीक है, और टैंक को एम्प्टी करना है हमें पूरा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो हम √2h बाय ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आ गया? या इंटीग्रेशन से कर लो। 16th 17 16 17 वंस अगेन एवरेज से काम चल जाएगा। यहाँ पे टेंशन mg, यहाँ टेंशन mg/2, mg/2 सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर mg/2, यहाँ 0। कितनी मिड पॉइंट है ना, क्वार्टर है, 1/4 ओके, लोअर क्वार्टर और अपर क्वार्टर। ओके, लोअर क्वार्टर पे टेंशन 0, टेंशन mg/4, 7 mg/4 सॉरी 3 mg/4 mg। डायरेक्टली कैसे कह दिया आप? ये तो टेंशन तो निकाल ही लोगे यार। निकाल। अरे यार क्या कर रहे हो यार, यहाँ से x पे टेंशन क्या आती है, mg/x आती है ना। डायरेक्टली बोल दिया था सर कुछ नहीं। अरे यार तो ये मास पता है ना, m/4 3m/4 ये सब तो पता है मास हमें। ये बनता, अब FL/AY ये एक्सटेंशन होता है। F लीनियर है तो एवरेज से काम चल जाएगा। यहाँ एवरेज फोर्स 7 mg/4, यहाँ एवरेज फोर्स mg/8, यहाँ 7 mg/8। तो ये एक्सटेंशन x आएगा, तो ये x/8 आएगा, 7 आएगा, 1:7। ठीक, हाँ ठीक है। लीनियर था इसलिए, अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन करके निकालना था। 17 वो क्या है सर? 18 चलो दिखाई नहीं अभी तो। 18 अब दिख गया। टॉर्क 0 करना है बस। बहुत ही सिंपल। हाँ सिंपल सर देखने से ही डरावना लग रहा है बहुत ही सड़ा। सूची एडवांस में कैसे आ गया? जो kx होगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव कर जाएगा। नहीं, वो तो अभी इस समय पे इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल है, ऊपर ही। 19 19 हो गया। सर 6 आ रहा था। 6 आएगा। सर ये देखते हैं, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो π/2 पूरा प्लस π/6 प्लस π/6 प्लस π/2 ये बनेगा। क्यों ऐसे टकरा के वापस आए? सिर्फ एक बार जाना इससे सॉल्यूशन तक का पूछा। ठीक है, ये मैंने पूरा टाइम पीरियड निकाला है। आफ्टर विच वर्क कोलाइड्स, तो ये π/2 प्लस π/6 कर देना। और हाँ तो π/6 कैसे लिखा आपने? क्यों, 2 डिग्री ये है, टोटल 4 डिग्री है, तो साइन इनवर्स 1/2 आएगा ना। साइन इनवर्स, अच्छा ठीक है। तो t/4 प्लस t/12 होगा ना। हाँ, t/4 प्लस t/2, t/3 टोटल। हाँ t/3 मतलब 2/3 5। टाइम पीरियड कितना है? 2π√L। L/G कितने हैं? मुझे L/G नहीं मिल रहा है। L.1 G ये आया 2π/30 π/15। ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हाँ सही है। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ठीक का है। मल्टीप्लाई 6 आ रहा था। 6 आया। 6 आया था। कुछ और दिया क्या? 3 दिया है। 6 आ रहा है। 3 दिए। सर एक मुझे पूछना था, आपने एक बार बताया था कि हम ऐसे मोशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अब एक बताया, बार बहुत कम एंगल है, 2 डिग्री SHM करेगा, 2 डिग्री 4 डिग्री, 90 डिग्री के लिए नहीं निकाल सकते, इसके लिए तो निकाल सकते हैं छोटे एंगल के लिए। छोटे एंगल के लिए निकाल सकते हैं, यही बड़े तो एंगल के periodic लिए motion चीज का- लगाना गलत है ना। बिल्कुल गलत है, टाइम पीरियड ही नहीं निकाल पाते हम बड़े ही। वैसे सेम नहीं करें। SHM नहीं करता बड़े एंगल पे, ऑक्सीलेशन करता है बस। चलो ठीक है जी सर। मैंने अगला कौन सा होमवर्क दिया है? 2 टॉपिक है क्या? हाँ कैपेसिटर और वो कैपेसिटर ग्रेविटेशन का टेस्ट। हाँ, और काय का टेस्ट? और वेव्स की शीट है सर। वेव्स की शीट के मैंने पूरे सॉल्यूशन दे दिए थे तुम लोगों को। वेव्स की शीट के पूरे सॉल्यूशन थे।
आउट तो नहीं है पर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि पूरे सॉल्यूशन थे तो जरूरत क्या थी। सर बट उसमें एक डाउट था, वो वाला जिसमें एंटीनोड ले लिया था कि मैग्नेट्स के बीच में रखा था। हाँ बिल्कुल, मैग्नेट के बीच में रखा था और ये मेटेलिक होगा। हाँ एंटीनोड। हाँ तो ये एंटीनोड होगा, एंटीनोड होगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको सबसे ज्यादा। बड़ी से मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम होता है ऐसा, यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आते हैं इसके लेवल में। तो सर ये इसी तरीके से डिक्रीज होता जाएगा क्या? चलो मैं अभी सर- ग्रेविटेशन की शीट शेयर करूंगा, है ना कल अभी, करेंगे। और कैपेसिटर की कल शाम को करूंगा, अच्छा टुमारो इवनिंग। परसों कैपेसिटर में कुछ 22-23 क्वेश्चन होंगे और ग्रेविटेशन में 30 होंगे। तो ग्रेविटेशन रिवाइज करने की जरूरत नहीं, दोनों ही शीट काफी अच्छी हैं, शीट में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। और लगे तो वो लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर देख लेना, जहां लगे जिस जगह दिक्कत हो, ठीक है। वैसे लगता तो नहीं कि कहीं ऐसा लगना चाहिए ज्यादा, ठीक है। हाँ सर एक वो इसी शीट में डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी तो हो गई डिस्कस यार, कहाँ? इसका 20 वाला 20 वाला डिस्कस हो तो चुका है, 20 बच्चों का ने क्यों बोला होगा? भी था। हाँ इसका बी क्यों होगा? मतलब आउटर शेल पे चार्ज है तो वो अंदर क्यों लगाएगा फोर्स? अंदर तो लगाता है ना, किसने कहा नहीं लगाता? इलेक्ट्रिक टोटल फील्ड तो कट जीरो। जाता है। अरे इसका और इसका, मिला के करेंगे। ये दोनों मिलके नेट कटता है, इंडिविजुअली तो लगाता है ना। अच्छा हाँ तो कंडक्टर थोड़ा देख लेना, बताऊं तो हाँ सर देख लूंगा। देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में हाँ। वो कंडक्टर का एक ही लेक्चर है शायद। वो सब अलग पार्ट था क्योंकि हाँ बाद में पढ़ा था। बाद में कराया था अलग से, है ना, ये देख लेना। सर वेव्स का एक डाउट था कि जो रूट टी डिवाइड बाय म्यू स्पीड होती है और एक लैम्डा एफ स्पीड होती है, ये दोनों सेम ही होती है? हाँ यही है रूट टी वैल्यू, सेम है, दोनों ही वेव स्पीड है। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स के लिए? अब उसके लिए फॉर्मूला कुछ और होगा, उसके लिए जैसे v बाय रो बनेगा। ओके हाँ बिल्कुल सेम होती है। सर एक क्वेश्चन मतलब वेव्स में आया था कि जैसे किसी कॉपर रॉड को हमने एक जगह पे क्या रखा था, प्लग करके रखा था, और फिर उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस दे रहे थे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दे रहे थे हाँ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो इसका स्पीड y बाय रो फॉर्मूला बनेगा। नहीं सर एक जगह पे इसको वो कर दीजिए आप पिन, और फिर उसमें वेव्स बनानी है स्टैंडिंग। पिन कहाँ? बीच में? हाँ कि एक पॉइंट दिया था जैसे L/4 पे, हाँ वहाँ क्लैम्प पे करना उसको है। हाँ क्लैम्प कर दिया था, और फिर हाँ। आप बोला था कि इसमें वेव्स बन रही है। तो ऐसे बना के देखना पड़ेगा, एन और क्या बन रहा है वो चेक करना पड़ेगा। हाँ तो इसमें वो वाली बननी चाहिए ना, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल के बना रहे हैं। अरे ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ये शेप है। मतलब बने वहाँ पे भी नोड ही आएगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल में भी। डिस्प्लेसमेंट की वेव बना रहे हैं हम, प्रेशर की नहीं बना रहे। डिस्प्लेसमेंट की तो सेम बनेगी ना। हाँ डिस्प्लेसमेंट की सेम। अरे हाइट ऐसी है, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा है, जा तो ऐसे ही रहा है, बना ऊपर रहे हैं। अच्छा ओके, मतलब जो जहाँ पे हमने वो कर रखा है ये उसे y वर्सेस x ग्राफ नहीं है, ये s वर्सेस x है लॉन्गिट्यूडनल के लिए। हाँ मैं बस वो पूछ रहा हूँ वो नोड बनेगा कि नहीं जहाँ पे हमने उसे बांध के रखा है? बिल्कुल बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड है, हाँ भाई नोड बनेगा। प्रेशर का एंटी नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड। ओके हाँ सर। चलो अब कोई दिक्कत हो तो पर्सनली पूछ लेना मुझे। एक क्वेश्चन था, मैंने आपको वो सॉल्व कर देंगे आप, मैंने आपको भेजा था। तो मैंने सॉल्यूशन भेजा होगा तुम्हें? नहीं आपने देखा ही नहीं। अभी नहीं देखा? आज मेरी क्लास चल रही थी एक्चुअली। ठीक है हाँ मैं अभी देख के रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी बता दे तो कॉमन डाउट था और क्लियर हो जाता। क्या? वो ढूंढना पड़ेगा। एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हाँ है ही नहीं। देवांश जैन सर्च करिए, रुको मैं फॉरवर्ड कर दिया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किस हिसाब से? कैपेसिटर का है। हाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था साथ में।
ये पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस। तो ये कहाँ से आ गया? ये बुक में सिलेबस दिया में है था, ही नहीं। बुक में दिया था। कौन सी बुक में? आशीष अरोड़ा ने दिया था। ये है पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लगानी चाहिए गैलेक्सी। स्ट्रेंथ एंड इंडक्शन वेक्टर ये क्या है? छोड़ो, ठीक है इंडक्शन वेक्टर यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक, छोड़ ससेप्टिबिलिटी भी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, छोड़ो। ठीक है। तो एक चीज और थी, हेमिस्फीयर में सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर के सेंटर पे सॉलिड है हॉलो? हॉलो। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन ये आता है शायद इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक मुझे याद। हाँ सर, यही होता है ना? हाँ ठीक है, कंफर्म करना। सॉलिड का तो सिग्मा आर रो आर बाय 4 एप्सिलॉन आता है सॉलिड का। इंटीग्रेशन से निकालो, याद मत करो। तो मैंने ऊपर डॉट भेजा, अपनी डाउट बता तो एक और बता दीजिए, वो लेपिस टाइम वाला। क्या लेपिस टाइम वाला एक डाउट पूछा था ना मैंने। लेपिस टाइम ये क्या बोल रहे हो? ऊपर टॉप पे नाम बोलो। सिद्धांत। मैंने दोबारा डॉट भेज दिया। ये क्या लेपिस टाइम? ये क्या चीज है रे? ये टाइम लैप्स। सॉल्यूशन तो भेजा मैंने, कितना अच्छा राइटिंग में सॉल्यूशन भेजा यार। तो ये वेव फ्रंट का ही था ना? वेव फ्रंट का था कि पहले वेव फ्रंट इधर थी, अब वेव फ्रंट इधर आ गई, तो जो फेज डिफरेंस यहाँ आया होगा वही फेज डिफरेंस यहाँ आएगा, बस ये था। तो दोनों जगह जो टाइम यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ लगेगा। टाइम इक्वेट कर दिया बस हमने। देखो ये टाइम इक्वेट किया। वेव फ्रंट एक्चुअली में कहते हैं किसको? जो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इक्वेट कर दिया, t1 और t2। ये वेव फ्रंट लोकस है। पहले लोकस ऐसा था, अब लोकस ऐसा है। वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा मैं, है ना? जब रिवीजन करवाऊंगा तो मैं उस क्लास में समझाऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है? सर एक ये पूछ रहे, बीट्स के लिए आपने ये बोला था कि दोनों वेव्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बीट्स के लिए? हाँ सर, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक साथ कान में 2 साउंड सुन रहे हैं, तो एक साथ 2 तो सेम डायरेक्शन के लिए ही तो डिफाइन किया है बीट। अपोजिट डायरेक्शन में तो स्टैंडिंग वेव आ जाएगी। बट बीट्स तो हमें कैसे में भी बन जाती है ना, मतलब जैसे 2 साउंड हमें कैसे भी सुनाई देते हैं, तो बीट्स क्योंकि तो सुनाई दे बीट्स में हमें क्या होता है कि हमें ट्रैवलिंग स्टैंडिंग से मतलब नहीं है, ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इवन 2 अपोजिट डायरेक्शन में भी आएंगी ना, तो भी उनमें बीट बनेगी, लेकिन फंक्शन वो नहीं होगा जो हमने निकाला था। बीट अब भी बनेगी और इत्तेफाक से बनती ऐसी। ओके सर। लेकिन तो उसकी अगर कभी मैथमेटिक्स बदल स्टेटमेंट आ जाती है। जाता है बीट फ्रीक्वेंसी के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो ट्रू है? जरूरी नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलो तो मैं कल अभी ग्रेविटेशन, एक मिनट शीट शेयर कर दूं। मैं ग्रेविटेशन की शीट शेयर कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? करेक्शन भेज देना मुझे, मैं भेज दूंगा संदीप को। ग्रुप पे आ जाएंगे। देवांश भेज देना। ग्रुप पे आ जाएंगे। हाँ। चलो मैं शीट शेयर कर दूं। चलो तो फिर अपन मिलते हैं कल। कल नहीं, परसों, सॉरी परसों मिलते हैं ना, परसों इवनिंग है। टाइम सेम रहेगा सर? टाइम हाँ लगभग सेम रहेगा। सुबह टाइम मेरी क्लास से कल वो क्लास ले ले। चलो बोलता हूँ। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर। मेज का कर लो यार, हो पर्सनली तो मुझे पर्सनली भेज देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। जो नहीं बन रहे हो वो मुझे भेज देना। एक दो डाउट है उसमें। हाँ तो वो भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ओके चलो भाई। सॉल्यूशन ग्रुप पर डाल दीजिएगा सर। सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा, जिन जिन में दिक्कत हो। ग्रुप पे ही लिख दो ना, ग्रुप पे ही लिख दो, जो जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करके भेज दूंगा।